हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल 2 जुलाई को सीबीएसई ने 12th क्लास की रिजल्ट इवैल्यूएशन को इजी और सिंपलीफाई करने के लिए और स्कूल्स और प्रिंसिपल्स के जो डाउट्स थे उनको क्लियर करने के लिए एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था। उस वेबिनार को एक नटशेल में समराइज करने के लिए और थोड़ा और इजी बनाकर आपको समझाने के लिए मैं आज का ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। जब 12th क्लास के रिजल्ट की इवैल्यूएशन की पॉलिसी डिक्लेयर हुई थी तो भी बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर और पर्सनली व्हाट्सएप पर भी आई थी कि मैं 12th की टेबुलेशन पॉलिसी पर एक वीडियो बनाऊं, मगर तब तक जो सर्कुलर था वो बहुत क्लियर था, उसमें कुछ भी डाउट्स नहीं ऐसे मुझे लगे जिनको क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाया। और बाद में सीबीएसई की तरफ से ये नोटिफिकेशन आई गई थी कि वो खुद अपना एक वेबिनार लेकर आएंगे। इवन आई वाज वेटिंग फॉर दैट वेबिनार। अब कल उस वेबिनार के बाद मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जिनको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो उसी वेबिनार की कुछ स्लाइड्स को मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसके बेसिस पर मैं इस रिजल्ट इवैल्यूएशन और टेबुलेशन पॉलिसी पर थोड़ी और लाइट डाल पाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल प्रिंसिपल रसी गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर ऐसे जो भी हेल्पफुल वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल का बटन भी आपको दबाना होगा। एक लाइक और सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता यार, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, तो आपका लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एनकरेजमेंट देता है फ्यूचर में और बेहतर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं वो स्लाइड्स। ये कुछ इनिशियल स्लाइड्स हैं जो डॉक्टर संयम भारद्वाज ने शेयर की थी। इनसे मैं क्विकली गो थ्रू हो जाऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं जिनके ऊपर मुझे आज थोड़ा ज़्यादा देर बात करनी है वो आगे आने वाली हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक और ध्यान से सुनते और समझते रहिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैं जनरली अपने सभी कमेंट्स को रीड भी करता हूं और हर कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूं ताकि फ्यूचर में भी किसी का भी कोई डाउट ना रह जाए। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड उन्होंने शेयर की थी, मोड ऑफ असेसमेंट एलिमेंट 1 क्लास 12th। एलिमेंट्स जो रिजल्ट की टेबुलेशन के लिए लिए गए हैं वो 3 लिए गए हैं, एक 12th क्लास, एक 10th क्लास और एक +1 क्लास। तो तीनों एलिमेंट्स को डॉक्टर भारद्वाज ने डिस्क्राइब किया था। अगर हम 12th क्लास की सिर्फ बात करें तो उसमें यूनिट टेस्ट को कंसिडर किया गया है, मिड टर्म एग्जाम को कंसिडर किया गया है और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को भी कंसिडर किया गया है। अब ये सब कुछ उन्होंने रिजल्ट कमेटी पर छोड़ दिया है। कमेटी चाहे तो वो प्री बोर्ड एग्जाम्स को ही कंसिडर कर सकती है और चाहे तो वो मिड टर्म और यूनिट टेस्ट को मिलाकर भी रिजल्ट इवैल्यूएशन के लिए 12th क्लास में से मार्क्स कंसिडर कर सकती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यह है एलिमेंट 2 क्लास 10th का। 10th क्लास में से जो हमें ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि इसका जो रिजल्ट में रोल क्या रहेगा, यूजिंग द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एग्जाम्स average of best 3 subjects out of main 5 subjects for the purpose of calculating the marks। तो जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स होंगे टॉप 5 में से, उन बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स की एवरेज ली गई है बोर्ड की तरफ से 12th क्लास का रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए आउट ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स इन 10th स्टैंडर्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एलिमेंट 3 क्लास +1। ये एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको लेके बहुत से बच्चों को ऑब्जेक्शन भी है। बहुत से बच्चों ने इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ये पिटीशन दायर की है कि +1 में क्योंकि वो सीरियसली नहीं पढ़े थे
और उन्हें नहीं लगता था कि +1 के मार्क्स उनके +2 के मार्क्स को इम्पैक्ट करेंगे, इसलिए ये +1 का एलिमेंट इस रिजल्ट टेबुलेशन पॉलिसी में से बाहर किया जाए। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डॉक्टर संयम भारद्वाज ने ये क्लियरली बोला था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस टेबुलेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट कर दिया है और अप्रूव कर दिया है, तो पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। मींस जैसा एज इट इज पॉलिसी में बताया है वैसे ही रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर उसके बावजूद किसी बच्चे को लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो द चाइल्ड कैन अपीयर इन द एग्जाम्स जो फ्यूचर में कंडक्ट किए जाएंगे। कब कंडक्ट किए जाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। उन एग्जाम्स का शेड्यूल भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। तो जो बच्चे अनहैप्पी होंगे अपने फाइनल रिजल्ट से, जो 31 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाना चाहिए, वो उनके पास एक ऑप्शन होगी कि वो दोबारा से एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। अब +1 का जो एलिमेंट है उसमें मेन चीज क्या थी? 30% मार्क्स +1 के सीबीएसई ले रहा है सिर्फ फाइनल एग्जाम्स के। अब उसको लेकर जो बच्चों को डाउट्स थे कि मार्क्स कम आएंगे, तो सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो इस चीज का ख्याल रखते हुए ही बनाई गई है। मॉडरेशन करते टाइम स्कूल्स ऐसे कोई अगर डाउट्स उनके मन में या बच्चों के मन में है तो उसके अकॉर्डिंगली बच्चों के मार्क्स को बढ़ा भी सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। ये 2 कंसर्न्स शो किए गए थे स्कूल्स की तरफ से। पहला कंसर्न, स्टूडेंट्स आर फेसिंग फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन हैंस मे नॉट परफॉर्म वेल। जो 10th क्लास का एग्जाम करते टाइम फर्स्ट एग्जाम, पहली बार जो एग्जाम में बच्चे अपेयर हो रहे थे, तो थोड़ा केयरलेसली लेते हैं, तो मे बी उनकी परफॉर्मेंस कुछ डाउन गई हो। दूसरा कंसर्न शो किया गया था 10th क्लास से रिलेटेड कि सब्जेक्ट्स टेकन इन क्लास 10th मे नॉट बी हैविंग एनी इम्पैक्ट ऑन द सीबीएसई 12th क्लास रिजल्ट। तो बोर्ड ने बोला है कि इसी को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी डिसाइड की गई थी। 30% की वेटेज सिर्फ इसीलिए ही 10th में से ली गई है ताकि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना करे 12th के रिजल्ट को। लेट्स मूव अहेड। ये वो स्लाइड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर क्या रहेगा असेसमेंट के लिए? अब इस प्रोसीजर में सीबीएसई ने क्लियर किया है कि जो 12th क्लास का एग्जामिनेशन है उसकी बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स जो होती है थ्योरी और प्रैक्टिकल के लिए, वो अलग अलग होती है सब्जेक्ट वाइज। कोई सब्जेक्ट होता है जिसमें थ्योरी के मार्क्स 80 होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स 20 होते हैं। कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें 60 की थ्योरी और 40 का प्रैक्टिकल है, और कुछ में 50-50 है दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें 30 मार्क्स की सिर्फ थ्योरी है और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट भी है। बट ओवरऑल जो स्कोर रहता है, फाइनल जो मार्क्स रहते हैं वो 100 ही रहते हैं। अब इसमें सपोज एक ड्राइंग का सब्जेक्ट है या म्यूजिक का सब्जेक्ट है, उनमें प्रैक्टिकल की जो वैल्यू है वो ज्यादा होती है, थ्योरी की वैल्यू कम होती है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो सीबीएसई ने बोला है कि इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग 12th का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। Why am I saying this slide is important? Because डॉक्टर संयम भारद्वाज ने अभी कुछ दिनों पहले जो बीबीसी को अपना एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने 12th का रिजल्ट का क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया था, उसमें उन्होंने सिर्फ 80 मार्क्स के हिसाब से कैलकुलेशन शुरू की थी, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन हुई कई स्कूल्स को और प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स को। उनके माइंड में यही क्वेश्चन था कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स 80 तो होते नहीं है, तो फिर सीबीएसई कैसे उनको कन्वर्ट करेगी या कैलकुलेट करेगी। लेट मी क्विकली टेक यू टू दोज स्लाइड्स। ये वो स्लाइड्स हैं जो डॉक्टर संयम भारद्वाज ने अपने उस इंटरव्यू में दिखाई थी। 10th क्लास के लिए उन्होंने यहाँ पे क्लियरली शो किया था कि मार्क्स वो 80 एज्यूम करके चल रहे हैं, और उसमें से जो वेटेज है वो 30% वेटेज है जो रिजल्ट के लिए कंपोनेंट लिया गया है। उसके हिसाब से उन्होंने ये भी क्लियर किया था कि सपोज अगर किसी बच्चे के 70, 65, 80, 60 और 65 मार्क्स आए हैं, तो इनमें से टॉप 3 मार्क्स यानी कि 80, 70 और ये 2 65 में से कोई भी एक 65, इनको वो लेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद जो
मीन स्कोर आएगा उसका 30%, यानी कि जैसे यहाँ पे 71.66 का 30% बनता है 21.5, ये रिफ्लेक्ट होगा बच्चों के 12th क्लास के रिजल्ट में। ये देखिए यहाँ पे ये 21.5 हर सब्जेक्ट में सेम स्कोर होगा 10th क्लास के लिए बच्चों का, जो हर बच्चे के लिए अपने 3 बेस्ट सब्जेक्ट का मीन स्कोर है। तो मतलब यहाँ पे उनके अकॉर्डिंगली बच्चों को किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होने वाला, बच्चों को इसका फायदा ही मिलेगा। ये +1 का रिजल्ट कंपोनेंट कैसे लेना है बताया गया है यहाँ पे। मैक्सिमम मार्क्स फिर से 80 ही एज्यूम करके चले थे, यहाँ पे 30% उसका वेटेज लेनी थी कंपोनेंट की। तो अगर 50 मार्क्स बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं तो उसका कंपोनेंट बना 15 मार्क्स। अगर 75 ऑब्टेन किए हैं तो 22.5, 55 लिए हैं तो 16.5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से +1 के एग्जाम में जो भी बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए थे उनका 30% वेटेज 12th क्लास के रिजल्ट के लिए लिया जाना था। और यहाँ पे 12th क्लास का जो अपना वेटेज बनता है वो भी आउट ऑफ 80 एज्यूम करके चले थे। आउट ऑफ 80 मार्क्स 40% कंपोनेंट लेना है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है उनसे, 40% यहाँ पे करेक्शन है। तो जितने भी मार्क्स बच्चों ने ऑब्टेन किए थे उसका 40% अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो इतना मार्क्स हम लोग 12th क्लास के रिजल्ट में यूज करेंगे 12th के अपने मार्क्स में से। 55 अगर मार्क्स बच्चे ने लिए थे तो 22 बनेंगे उसके, 77 अगर लिए थे तो 30.8 बनेंगे, 63 अगर लिए थे तो 25.2 एंड सो ऑन। अब ये मार्क्स जो थे ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के मार्क्स थे, इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स एडेड नहीं थे। तो फाइनल शीट जो उन्होंने शो करी थी उसमें एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। 10th क्लास के 30% कंपोनेंट के हिसाब से वेटेज ऐसे ली जाएगी बच्चों की, फिर +1 की 30% के हिसाब से वेटेज ली जाएगी, फिर +2 की 40% के हिसाब से वेटेज ली जाएगी थ्योरी कंपोनेंट्स की। तो 30 +30 +40 ये हो जाते हैं थ्योरी के मार्क्स जो आते हैं 100% की टर्म्स में। परसेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये 100 मार्क्स नहीं है, 100% ऑफ 80 मार्क्स है, क्योंकि थ्योरी में 12th के वो मार्क्स को 80 की एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहे थे। तो 80 मार्क्स 100% बनेंगे, जो यहाँ पे आ जाएगा उसको अगर कोई डेसिमल की फिगर में मार्क्स हैं तो उनको राउंड ऑफ भी किया जाएगा। 5 या उससे ज्यादा अगर डेसिमल प्लेस के बाद है वैल्यू तो राउंड ऑफ टुवर्ड्स द अपर एंड किया जाएगा। और यहाँ जैसे 63.2 है, मतलब डेसिमल के बाद 5 से कम है तो राउंड ऑफ नीचे की तरफ को किया जाएगा 63, इसका 64 नहीं बनाया जाएगा। तो ये आएंगे फाइनल मार्क्स थ्योरी के बच्चों के आउट ऑफ 80, और इनमें फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स जो ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं उनको जोड़ा जाएगा, तब जाके आउट ऑफ 100 ये मार्क्स आएंगे। ये अब होगा 100 मार्क्स। अब ये 100% और 100 मार्क्स सेम चीज होगा। तो 100 में से बच्चों के मार्क्स ये वाले हैं जो फाइनली ऐड किए जाएंगे और फाइनल टोटल आएगा बच्चे का। तो ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था। यहाँ पे बस एक ही डाउट रह गया था, वो यही था कि जिन सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स बनते ही नहीं है बच्चों के, उन सब्जेक्ट्स में कैसे सीबीएसई कैलकुलेट करेगी। तो वो चीज उन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ पे शेयर कर दी है। ये फिर से उसी शीट पर हम वापस आ गए हैं। यहाँ पे उन्होंने बड़ा क्लियरली शेयर कर दिया है कि वो जानते हैं इस चीज को कि हर सब्जेक्ट की जो वेटेज है वो 80 नहीं होती, किसी की 70 है थ्योरी की वेटेज, किसी की 60 है, किसी की 50 और किसी की 30 भी होती है। इसके बेसिस पर ही सीबीएसई 10th और +1 के मार्क्स की वेटेज लेने वाला है। कैसे, वो आपको मैं अगली स्लाइड पर बताता हूँ। ये ओवरऑल जो 100% कैसे बनाएंगे थ्योरी के मार्क्स को, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, वही यहाँ पे शो किया गया है। 40 + 30 + 30 यानी कि 100% ऑफ थ्योरी मार्क्स बन जाएगा ये है वो टेबल
जहाँ पे वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर सब्जेक्ट के मार्क्स 80 बनते ही नहीं है थ्योरी के, तो फिर सीबीएसई कैसे लेगी कंपोनेंट को। तो जो संयम भारद्वाज जी ने दिखाया था उसमें ये फर्स्ट वाली रो जो है इसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया था कि थ्योरी के मार्क्स को अगर वो 80 लेकर चल रहे हैं, 100% मार्क्स अगर वो 80 मानते हैं, तो इन दैट केस 30% वेटेज लेंगे वो 10th की, यानी कि वो लेंगे 24 मार्क्स। 80 का 30%, बार बार बोल रहा हूँ 80 मार्क्स का 30% यानी कि 24 मार्क्स। कुछ जो मेरे YouTube चैनल पर कमेंट्स आए थे वो लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज थे कि 100 का 30% तो 30 आना चाहिए यहाँ पे, फिर 24 क्यों आ रहा है। यही गलती सभी मैक्सिमम स्कूल्स कर रहे हैं। उनको फिर से मैं एक बार समझा दूं, जो परसेंटेज है वो 100 की 30% है, तो अगर उसको हम 80 के हिसाब से देखेंगे तो 80 मार्क्स का जो 30% बनता है वो 24 ही बनता है। इसी तरह से +1 में भी 80 मार्क्स का 30% यानी कि 24 मार्क्स, और +2 में 80 मार्क्स का 40% यानी कि 32 मार्क्स। आप 8 का टेबल पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। 8 3 24 और 8 4 32। अब इसमें जुड़ेंगे प्रैक्टिकल के मार्क्स, क्योंकि थ्योरी 80 मार्क्स की थी तो प्रैक्टिकल के मार्क्स मैक्सिमम 20 होंगे। तो 80 + 20, आप जब इन सबको जोड़ोगे 24 + 24 + 32 तो भी आपका टोटल 80 ही आएगा, और इसमें आप 20 मार्क्स जोड़ दोगे तो 100 आपके जो मार्क्स हो जाएंगे पूरे। 80 + 20 = 100 आउट ऑफ 100। तो अब इसमें उन्होंने क्लियर किया है कि 10th क्लास के जो रिजल्ट कंपोनेंट के हिसाब से 100 में से 24 मार्क्स बच्चों के मैक्सिमम ऐड हो सकते हैं, और +1 के भी 24 मार्क्स मैक्सिमम ऐड हो सकते हैं, मगर 12th के 52 मार्क्स मैक्सिमम ऐड हो सकते हैं। वो कैसे? ये 32 जो 40% वेटेज के हिसाब से बने थे, और ये 20 प्रैक्टिकल के। थ्योरी में से 32, प्रैक्टिकल में से 20, तो 52 टोटल मार्क्स +2 के बच्चों के ऐड हो सकते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी एक वेटेज +2 के मार्क्स को दी गई है। जो बच्चों को डाउट था कि 10th और +1 के मार्क्स कम होने की वजह से उनका रिजल्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि 12th के मार्क्स की वेटेज किसी भी क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा ही है। 10th और +1 के मार्क्स की वेटेज बहुत कम है। सो मोर देन 50%, एज यू कैन सी यहाँ पे 52%, 58%, 64%, 70% और 82% तक +2 के मार्क्स काउंट हो रहे हैं रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए। कहीं भी लेस देन 52% 12th के मार्क्स काउंट नहीं हो रहे। तो बच्चों की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ज्यादातर 12th के मार्क्स पर ही डिपेंड कर रही है, 10th और +1 के मार्क्स पर कम डिपेंड कर रही है। अब आ जाते हैं जिन सब्जेक्ट्स में थ्योरी के मार्क्स 80 से कम है, यानी कि ये 70 है। तो जैसे मैंने पहले बोला 70 का 30% यानी 21 10th के मार्क्स काउंट होंगे, 70 का ही 30% यानी 21 +1 के मार्क्स काउंट होंगे, और 70 का ही 40% यानी कि 28 मार्क्स 12th क्लास के काउंट होंगे। यहाँ भी आप 7 का टेबल पढ़ सकते हैं। 7 3 21 और 7 4 28। अब इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स थे 30, क्योंकि थ्योरी के मार्क्स हैं 70 तो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं 30। तो ये आप टोटल करेंगे जब 21 + 22 + 28 आपका टोटल 70 ही आएगा। उसमें आप 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के ऐड कर दीजिए तो बन गए 100। अब 10th क्लास का कितना काउंट हुआ? 21, +1 का काउंट हुआ 21, और +2 का काउंट हुआ 58, जो कि 28 थ्योरी के मार्क्स और 30 प्रैक्टिकल के मार्क्स कैलकुलेट करके बनता है। तो यानी बच्चा +2 में मैक्सिमम 58 मार्क्स भी स्कोर कर सकता है अगर उसके सब्जेक्ट के थ्योरी के मार्क्स 70 हैं और प्रैक्टिकल के 30 हैं। इसी तरह से 60 की एग्जांपल दी गई है, 50 की दी गई है, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जहां पे थ्योरी कंपोनेंट सिर्फ 30 मार्क्स का है मगर प्रैक्टिकल कंपोनेंट 70 मार्क्स का है। तो एक बार इस एग्जांपल को भी देख लेते हैं। 30 मार्क्स थ्योरी के हैं तो उसके हिसाब से जो 10th का कंपोनेंट है उसकी वेटेज बनेगी 9 मार्क्स की, 30% ऑफ 30। और फिर इसी तरह से +1 का कंपोनेंट भी 30% ऑफ 30 मतलब 9 मार्क्स, और +2 का कंपोनेंट मतलब 40% ऑफ 30 मीन्स 12 मार्क्स। तो 9 + 9 + 12 यानी कि ये हो गए 30, और इसमें ऐड हो जाएंगे 70 मार्क्स प्रैक्टिकल के।
तो फाइनली टोटल हो जाएगा 100, और उस 100 में सिर्फ 9 मार्क्स आए 10th में से, सिर्फ 9 मार्क्स आए +1 में से, और 82 मार्क्स आए +2 के ही। तो मीन्स हर तरह से जिन बच्चों ने +2 में अच्छा परफॉर्म किया है उनके लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है, बहुत अच्छी सिचुएशन है, उनको लॉस के चांसेस बहुत कम हैं। आई होप इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये डाउट बहुत से प्रिंसिपल्स और टीचर्स के माइंड से क्लियर हो गया होगा कि जिन सब्जेक्ट्स में सीबीएसई आउट ऑफ 80 मार्क्स नहीं देती है, यानी कि आउट ऑफ 80 थ्योरी का एग्जाम नहीं कंडक्ट किया जाता है, वहां पे रिजल्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने जो बच्चों ने 10th में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वही डालने हैं एज इट इज, जो +1 में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वही एज इट इज डालने हैं। 12th के फाइनल एग्जाम्स प्री बोर्ड वगैरह के जो मार्क्स हैं आपने वही अपलोड करने हैं। ये जो सीबीएसई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद जिन सब्जेक्ट्स के मार्क्स 80 में से आते हैं उनका 80 में से पिक करेगा, जिनका 70 में से आते हैं उनका 70, इसी तरह से 60, 50 और जिनका 30 में से आता है उनका 30 में से ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, उनको कन्वर्ट कर देगा। तो ये चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ही वही थी। अब जो सीबीएसई ने कुछ टाइमलाइंस दी हुई हैं उसके ऊपर इन डॉक्टर संयम भारद्वाज ने और जौहरी जी ने फोकस किया था। 18 जून को प्रिपरेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी थी, ये हो चुका ऑलरेडी। 21 जून को लॉन्च ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट टेबुलेशन पोर्टल था, ये भी हो चुका है। फिर 21 जून को ही स्कूल्स को रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड वेरियस मॉडलिटीज ये करना था, ऑलरेडी स्कूल्स कर चुके हैं। इंटरनल ग्रेड्स अपलोड की लास्ट डेट थी 30 जून, ये भी ऑलरेडी किया जा चुका है। प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स या इंटरनल असेसमेंट मार्क्स अपलोड की लास्ट डेट 5 जुलाई है, अभी भी उसमें टाइम है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। वेरिफिकेशन ऑफ क्लास 10th रोल नंबर, बोर्ड एंड ईयर ऑफ पासिंग, इसकी जो डेट थी 21 to 28 जून थी, ये भी ऑलरेडी हो चुका है। क्लास 10th collection from other boards pertaining to students of CBSE class 12 passed class 10 from other boards, इसके लिए 1 to 5 जुलाई का टाइम दिया गया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। जो डेटा, जो मार्क्स वगैरह जो बच्चे दूसरे बोर्ड से एग्जाम्स पास करके 10th का +1 में आए थे उनके केस में आपको उनके 10th क्लास के मार्क्स उनकी मार्कशीट से प्रोवाइड करने हैं बोर्ड को। अगर आपने नहीं किया है तो वो आप करवा दीजिए। इसके अलावा क्लास +1 थ्योरी मार्क्स डेटा एंट्री एंड अपलोड, इसकी लास्ट डेट 2 जुलाई तक एक्सटेंड की गई थी, गुजर चुकी है कल वो। आई होप सभी स्कूल्स ने कर लिया होगा। क्लास 12 थ्योरी मार्क्स डेटा एंट्री एंड अपलोड, इसकी लास्ट डेट 5 जुलाई है, अभी टाइम है। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज इसे कर लीजिए। इसके बाद सीबीएसई ने क्लियर किया है कि 1 जुलाई को सीबीएसई हिस्टोरिकल डाटा अवेलेबल करवा देगा अपनी वेबसाइट पर। ये ऑलरेडी इन्होंने करवाया था, कुछ देर के लिए टेक्निकल इश्यूज की वजह से हटाना पड़ा, उसके बाद फिर से इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। अब 8 जुलाई को सीबीएसई की तरफ से क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम फॉर क्लास 10 रिजल्ट डाटा अपलोड by schools along with supporting documents for the students whose data not received from other boards और द फॉरेन बोर्ड्स, जो दूसरे बोर्ड से बच्चे 10th करके आए थे और सीबीएसई स्कूल में +1 में एडमिशन लिया था, उनका जो डाटा सीबीएसई के पास नहीं है वो अपलोड करने के लिए जो सिस्टम है वो सीबीएसई 8 जुलाई को अवेलेबल करवा देगा। और सेम डेट को 8 जुलाई से लेकर 10th जुलाई तक स्कूल्स को उसमें डाटा अपलोड कर देना है अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज मार्कशीट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भूलिएगा मत। फिर 15 जुलाई को सीबीएसई क्या करेगा, प्रिपरेशन ऑफ क्लास 12 कंपोनेंट टेबुलेशन शीट टेकिंग क्लास 10 +1 एंड 12th कंपोनेंट एंड डिस्प्ले फॉर द स्कूल्स। तो 12th क्लास के रिजल्ट के लिए 10th +1 और 12th के जो मार्क्स आपने अपलोड किए हैं उनकी कंपाइल्ड शीट, कंप्लीट टेबुलेशन शीट सीबीएसई आपको प्रोवाइड कर देगा 15 जुलाई को। और उसमें फिर 15 से लेकर 20 जुलाई तक स्कूल्स मॉडरेट कर पाएंगे मार्क्स को। इसमें बहुत क्लियर कर दूं कि आप +1 के मार्क्स को भी मॉडरेट कर सकते हैं, +2 के मार्क्स को भी मॉडरेट कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं।
मीन्स इन दोनों क्लासेस में आपके पास कंप्लीट लिबर्टी रहेगी रिजल्ट कमेटी के पास कि वो पर सब्जेक्ट प्लस या माइनस 5 मार्क्स तक अपलोड, प्लस या माइनस 5 मार्क्स तक मॉडरेट कर पाए, कीपिंग इन माइंड कि जो टोटल ईयर वाइज एवरेज रेफरेंस ईयर के हिसाब से स्कूल की बनती है उसमें +2 से ज्यादा वेरिएशन ना हो। +2 तक की वेरिएशन सीबीएसई ने वहां पे अलाउ किया है। 21 और 22 जुलाई को सीबीएसई क्या करेगा, स्क्रूटनी ऑफ द मॉडरेटेड डाटा सबमिटेड बाय द स्कूल्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इफ एनी टू द स्कूल। सीबीएसई खुद स्क्रूटनी करेगा उस डाटा की जो हमने मॉडरेट किया होगा, और डेफिशिएंसी अगर कोई होंगी तो उसको स्कूल को कम्युनिकेट करेगा। फिर 23 और 24 जुलाई को रिस्पॉन्स टू डेफिशिएंसी इफ एनी, ये स्कूल की तरफ से होगा। अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो स्कूल रिस्पॉन्ड करेगा उसको। उसके बाद 25 से लेके 29 जुलाई तक रिजल्ट कंपाइलेशन, कोलेशन, आउटलेयर चेकिंग एंड ग्रेड्स कैलकुलेशन एक्सेट्रा ये किया जाएगा सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई खुद से करेगा। और उसके बाद 30 जुलाई को सीबीएसई ने रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेडलाइन अपने लिए फिक्स की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 31 जुलाई तक रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो एक दिन पहले 30 जुलाई को सीबीएसई ने रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेडलाइन फिक्स कर दी है। तो वी होप कि 12th क्लास का जो रिजल्ट है वो 30 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शीट है स्कूल के लिए, टाइमलाइंस को ध्यान में रखने के लिए, तो प्लीज सारी टाइमलाइंस को फॉलो कीजिए। कंपटीशन ऑफ थ्योरी मार्क्स 10th एंड +1 ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। +1 के थ्योरी मार्क्स की वेटेज कैसे ली जाएगी और 10th के थ्योरी मार्क्स की वेटेज कैसे ली जाएगी। टॉप 5 मेन सब्जेक्ट्स में से जो बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स होंगे उनकी एवरेज लेके उसका 30%। मॉडरेशन एंड रिजल्ट के लिए सीबीएसई ने ये शीट शेयर की थी +1 एंड +2 कंपोनेंट में। उसमें जो मॉडरेशन है वो कहाँ तक आप कर सकते हैं ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है। जो पास्ट 3 इयर्स का जो रिजल्ट है स्कूल का, उसका बेस्ट जो ईयर रहेगा वो रेफरेंस ईयर रहेगा, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट प्रिपेयर करना है। प्लस या -5 मार्क्स की लीवरेज सीबीएसई ने हर एक सब्जेक्ट में दी है, और +2 मार्क्स की लीवरेज जो सीबीएसई ने वो ओवरऑल रिजल्ट में दी है। इतना ही आप मैक्सिमम लेके जा सकते हो, यानी कि रेफरेंस ईयर में जो आपका रिजल्ट था, सपोज वो अगर 80% था तो आप उसको 82% तक भी लेके जा सकते हो, ये अलाउड है आपको। और इसके अलावा जिन स्कूल्स का सिर्फ 1 या 2 साल का डाटा अवेलेबल था, उनका जो रेफरेंस ईयर है वो उसी में से चूज किया गया सीबीएसई की तरफ से। जिन स्कूल्स के पास कोई डाटा अवेलेबल नहीं था, बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल एवरेज सीबीएसई उनको देगा, उसमें से उनको चूज करना है, जैसे 10th क्लास के केस में उन्होंने किया था। ये शीट जो मॉडरेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम +1 एंड +2 कंपोनेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट शीट है। स्कूल्स हैविंग 10 और लेस देन 10 स्कूल्स हैविंग 10 और लेस देन 10 स्टूडेंट्स, अगर किसी के पास कम है 10 या 10 से कम बच्चे, उनके केस में नो नीड टू फॉलो स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट वाइज एवरेज, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना सब्जेक्ट वाइज एवरेज के लिए। दे शुड adhere टू ओवरऑल एवरेज ओनली, मतलब जो प्लस और -5 की जो सीबीएसई ने कंडीशन लगाई है, इन स्कूल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, उनको सिर्फ ओवरऑल एवरेज से ही मेनली कंसर्न रखना है। CBSE would make available an online system for schools to facilitate the moderation process. It will enable with the following aspects. क्या क्या होगा उसमें? Broad distribution of marks होगी. The subject-wise broad distribution of marks obtained by the students of a school in a specific year will be made available to the schools via login account. दूसरा क्या होगा उसमें? Assess accuracy of marks distribution. Schools can enter 2021 marks on the online system and check if the marks allocated are in line with the historical distribution. The result committee shall revise the marks in case of mismatch. ये रिजल्ट कमेटी के ऊपर होगा, आपको एसेस मिल जाएगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए। अगर मार्क्स सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप उनको कर पाएंगे। बिल्ट इन सेफ्टी चेक्स, अंदर ही सिस्टम के अंदर ही सेफ्टी चेक्स होंगे बहुत सारे। द ऑनलाइन सिस्टम विल चेक फॉर मेजर डिविएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बहुत बड़ी डिविएशन अगर होगी तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा वो। ऑफ ओवरऑल मार्क्स, सब्जेक्ट लेवल वाइज एवरेज मार्क्स, स्कूल विल ओनली बी एबल टू फिल द मार्क्स वंस दे आर कंसिस्टेंट विद द बोर्ड्स पॉलिसी।
अगर बोर्ड पॉलिसी के हिसाब से मार्क्स होंगे ही नहीं तो आप उसको अपलोड ही नहीं कर पाएंगे। तो अपलोडिंग के टाइम पे ही एक सेफ्टी चेक मिल जाएगा जिससे यह इंश्योर हो जाएगा कि डाटा जो अपलोड हो रहा है वो एक्यूरेट है। Result committee has to ensure that the marks of students are aligned with the broad distribution of marks provided by the board. ये इसके साथ align होने चाहिए। This is only a broad guideline and reasonable difference in the form of number of actual students in each category of the distribution would be permissible. Reasonable differences जो हैं वो permit कर दिए जाएंगे in terms of number of actual students and each category. However, the school subject-wise and overall score should be within the limit provided. ये आपने कोशिश करनी है कि आपको लिमिट दी गई है सब्जेक्ट के लिए प्लस या -5 की और ओवरऑल के लिए प्लस या -2 की, उसी में आपका जो ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज दोनों चीजें होनी चाहिए। देन एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, प्रोसेस प्रोटोकॉल फॉर स्पेशल केसेस। कौन से स्पेशल केसेस हैं? असेसमेंट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट। अगर 5 से ज्यादा सब्जेक्ट बच्चे ने ऑप्ट किए हैं तो उस केस में क्या होगा? इफ एनी स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर मोर देन 5 सब्जेक्ट्स देन मीन मार्क्स ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स ऑफ maximum allotted marks after conversion in case of maximum marks are other than 80 may be awarded in the subject. तो मीन मार्क्स ही अवार्ड होंगे बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के। ये 10th क्लास का जैसे था वैसे ही इन्होंने 12th में भी इंप्लीमेंट किया है। 6th सब्जेक्ट 7th सब्जेक्ट सबके लिए टॉप 3 सब्जेक्ट के मीन मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। असेसमेंट ऑफ न्यू सब्जेक्ट, अगर किसी बच्चे ने नया सब्जेक्ट लिया है, subject whose examination was to be conducted for the first time in 2021, assessment of each subject shall be done by awarding average of best 3 subjects. तो अगर कोई नया सब्जेक्ट भी लिया है तो उसके ऊपर भी सेम यही क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा, बेस्ट 3 सब्जेक्ट के मार्क्स उसमें उसको अवार्ड किए जाएंगे। सब्जेक्ट चेंज फ्रॉम +1 to +2, ये भी क्वेश्चन था स्कूल्स का बहुत सारों का कि अगर बच्चे ने +1 में सब्जेक्ट कुछ और रखे थे, +2 में चेंज कर लिए तो बोर्ड कैसे मार्क्स अवार्ड करेगा। If any student has changed subject from +2, if any student has changed subject in class +2 with approval of CBSE, the assessment in the subject in +1 shall be done by awarding average of best 3 subjects. Hence, in class +1, name of the same subject which was offered in +2 will be recorded. तो +1 में वही सब्जेक्ट रिकॉर्ड किया जाएगा जो +2 में ऑप्ट किया गया था और उसके लिए बेस्ट 3 सब्जेक्ट के मीन मार्क्स ही बच्चे को दिए जाएंगे। यहाँ पे गलती से 9th लिखा गया आई थिंक। तो इसमें भी सेम क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये क्यों डाउट रेज हुआ था? क्योंकि स्कूल को ये लग रहा था कि +1 में तो बच्चे के कुछ और मार्क्स थे। ये क्यों डाउट रेज हुआ था? क्योंकि स्कूल को लग रहा था कि +1 में तो बच्चे का सब्जेक्ट कुछ और था, +2 में सब्जेक्ट चेंज हो गया। अब उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो उनके पास डिटेल्स है नहीं है +1 की, तो फिर कैसे करेंगे उसको? तो बोर्ड ने बड़ा क्लियरली बोल दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें जो स्कोर देना है 12th क्लास में बच्चे को, वो 3 मेन सब्जेक्ट जो होंगे उसके मीन के बराबर ही देना है। और अगर बोर्ड खुद से टेबुलेट करेगा तो वो भी इसी फॉर्मूला के साथ उसको टेबुलेट कर लेगा। स्टूडेंट्स हु पास क्लास 10 फ्रॉम एनी अदर बोर्ड, जो दूसरे बोर्ड से बच्चे आए हैं उनका क्या रिजल्ट रहेगा? क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड मार्क्स विल बी अवेलेबल इन द प्री फिल्ड मोड। सीबीएसई के तो प्री फिल्ड रहेंगे। हाउएवर फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन सीबीएसई बोर्ड द स्कूल विल अपलोड द मार्क्स ऑफ सच स्टूडेंट्स। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि स्कूल को अपलोड करने है, उसके लिए टाइमलाइन भी सीबीएसई ने दी हुई है। लिंक जो होगा इसका, स्कूल टू मेंटेन अलाइनमेंट विद मैक्सिमम मार्क्स इन सीबीएसई। स्कूल को ये देखना है कि मैक्सिमम मार्क्स सेम रखने हैं। सपोज अगर 80 मार्क्स सीबीएसई देता है और किसी और बोर्ड के मार्क्स 100 के हैं तो 100 को सीबीएसई के अकॉर्डिंगली 80 में पहले कन्वर्ट करके फिर मार्क्स अपलोड करने होंगे। आप ये गलती मत करना कि सीबीएसई में तो मार्क्स की वेटेज 80 है मगर उस स्कूल के आप आउट ऑफ 100 मार्क्स अपलोड कर दो। आपको उसको आउट ऑफ 80 कन्वर्ट करके ही फिर मार्क्स अपलोड करने हैं। तो ये 4 मेन क्वेरीज थी जिसको सीबीएसई ने एड्रेस किया है। कंप्लायंसेस टू बी फॉलोड बाय स्कूल, आपको रिकॉर्ड्स को सेफ रखना है। सीबीएसई कभी भी रिकॉर्ड्स को वेरीफाई कर सकती है।
और नॉन कंप्लायंस के लिए एक्शन भी ले सकती है। सीबीएसई सपोर्ट क्या करे स्कूल को? सीबीएसई वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करेगी, जो कि ऑलरेडी उन्होंने एक कर दिया है। सीबीएसई विल प्रोवाइड ऑनलाइन डिटेल ऑफ स्कूल वाइज रेफरेंस ईयर मार्क्स, जो ऑलरेडी उन्होंने दे दिए हैं, as well as provision to confirm whether assessment is as per board's policy. School can send queries to city coordinators who can submit the common themes at this email ID. ये सिटी कोऑर्डिनेटर के लिए ईमेल आईडी बनी है, हर कोई इस पे मेल मत भेजिएगा प्लीज। सिटी कोऑर्डिनेटर को आप मेल लिखिए, सिटी कोऑर्डिनेटर आगे आपकी क्वेरीज इस मेल आईडी पर भेजकर सॉल्यूशन लेकर आपको बता देंगे। City coordinators will keep in regular contact with the schools and also inform them about the email ID on which schools will communicate with them. City coordinator अपनी email ID देगा schools को, जिसपे schools उनको मेल भेजेंगे और city coordinator आगे इस मेल ID पर CBSE को मेल करेगा और वहां से रिप्लाई लेकर आपको दे देगा। हेल्प डेस्क विल बी सेट अप बाय CBSE, ऑलरेडी इन्होंने कर दिया हुआ है हेल्प डेस्क, उसके नंबर्स भी पब्लिक डोमेन में है, वहां पे कॉल करके भी स्कूल्स वेरीफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ले सकते हैं। 9:30 से 5 बजे तक वो हेल्प डेस्क एक्टिव रहता है। इसमें जो एक डॉक्टर सैम भारद्वाज की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था वो ये था कि सेम क्वेरी के लिए अगर 5 नंबर दिए हुए हैं तो हर 5 नंबर पर सेम क्वेरी के लिए फोन करके उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, उनका टाइम खराब मत कीजिए। हर 5 नंबर पे आपको सेम रिस्पांस मिलेगा, तो एक ही नंबर पे कॉल करके जो आपको रिस्पांस मिलता है उससे सेटिस्फाई हो जाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अटेंड कर पाए। A support in the form of software at the end of school shall be made available. ये भी CBSE अवेलेबल करवा देगा सॉफ्टवेयर। पोस्ट एग्जाम प्रोसेस, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट जो होगा वो 30 तारीख तक हो जाएगा एज पर द रूल 59। बोर्ड्स पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 12 एग्जामिनेशन सेम रहेंगी पॉलिसीज। जो बच्चा नहीं क्वालिफाई कर पाएगा वो एसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में या कंपार्टमेंट कैटेगरी में आएगा। वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, री इवैल्यूएशन नहीं अलाउ किया जाएगा बिकॉज सारा का सारा ऑनलाइन हो रहा है, तो इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज, टाइमलाइन गिवन आर टू बी एडहेयर्ड बाय द स्कूल। जितनी भी टाइमलाइंस मैंने पीछे एक्सप्लेन की है उनको फॉलो कीजिए। कंडक्ट ऑफ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, इसके लिए CBSE बाद में पॉलिसी लेके आएगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। modalities for the same will be shared later on at the appropriate time। तो ये जो कंपार्टमेंट वाले केसेस होंगे उनका मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अगस्त महीने तक कुछ पॉलिसी आ जाएगी, जिसके बेसिस पे वो अपने एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। स्टूडेंट्स नॉट सेटिस्फाइड विद असेसमेंट पॉलिसी, जो असेसमेंट पॉलिसी से बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ ही एग्जामिनेशन दे पाएंगे और उनका वही रिजल्ट फिर फाइनल कंसिडर किया जाएगा। ये जो रिजल्ट अभी 30 तारीख को डिक्लेयर होगा ये रिजल्ट फिर नल एंड वॉइड हो जाएगा उनके लिए। तो बड़ा केयरफुली बच्चों को अप्लाई करना है। अगर उनको कॉन्फिडेंस है कि वो बेटर मार्क्स ले सकते हैं जो उन्हें मिले हैं तभी उन्हें अप्लाई करना चाहिए, अदरवाइज उन्हें अप्लाई नहीं करना चाहिए। पॉलिसी फॉर प्राइवेट, पत्राचार, सेकंड चांस, कंपार्टमेंट एक्सेट्रा, ये पॉलिसी थोड़ा लेट आएगी। स्टूडेंट्स नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट पॉलिसी ऑलरेडी बता दिया है कि वो एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। दे कैन रजिस्टर ऑनलाइन फॉर एन एग्जामिनेशन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, और एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द बोर्ड ओनली इन मेन सब्जेक्ट्स एंड व्हेन कंडीशंस आर कंड्यूसिव, तभी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी फाइनल। नो मेरिट लिस्ट, इस बार कोई मेरिट लिस्ट बोर्ड जारी नहीं करेगा। जो टॉप 0.1% मेरिट में बच्चे आते थे उनको भी इस बार निराशा होगी, ऐसा कोई मेरिट लिस्ट बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया जाएगा। नो सब्जेक्ट मेरिट लिस्ट, सब्जेक्ट मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। नीदर डिक्लेयर द सब्जेक्ट वाइज 0.1% मेरिट, जो मैंने पहले बोला है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कोई भी अगर होंगे तो उसके लिए CBSE एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, उनको ये सारे डिस्प्यूट्स रेफर कर दिए जाएंगे, कमेटी डिसाइड करेगी क्या करना है। तो ये निचोड़ था CBSE के वेबिनार का। मैं आपको एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट इस स्लाइड पर छोड़े जाता हूं जो आपको हेल्प करेगी अपने आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए। हर स्कूल अपने आप बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट कर पाएगा बेस्ड ऑन दिस
slide and policy, or based on this slide also. So from my side, happy tabulation of the result. सभी बच्चों को, सभी स्कूल्स को और टीचर्स को बहुत बहुत बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ईश्वर करे रिजल्ट बहुत अच्छा बने, किसी के मन में कोई डाउट ना रह जाए रिजल्ट को लेकर, और सभी बच्चे खुश हों, क्योंकि जो खुश नहीं होंगे वो फिर से अवेयर भी हो सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे प्लीज 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 लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिंक आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। टिल देन कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।